हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का आज का अपना लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट लेकर सारी चीजें बता दी थी। उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 पीरियोडिक टेबल का। और आज का लेक्चर प्योर कॉन्सेप्चुअल है, रटने वाला कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है। पिछले लेक्चर में भी जो मैंने आपको बताई बातें, वो सब एडिशनल में आपको ज्यादा बातें मैं बताता गया। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में ज्यादातर लोगों को 2-4 नाम ही पता है, डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना, और लोथर मेयर, और उसके बाद मेंडलीव पे आ जाते हैं। बट मैंने आपको पूरा एक सिंक्रोनाइज वे में, एक पूरा डिटेल्ड में चेन कैसे जुड़ती गई पीरियोडिक टेबल को लेकर और उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो सारी बातें बताई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2, तो लेक्चर नंबर 1 का जो हमने एंड किया था वो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ से एंड किया था। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था, जरा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था, दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। और यही गलती की थी सबने, मेंडलीव और मेंडलीव से पहले वाले बाकी के साइंटिस्टों ने। मेंडलीव ने जो अपनी पहली पीरियोडिक टेबल दी थी, जिसका जिक्र हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, उसमें टोटल 8 वर्टिकल कॉलम यानी 8 ग्रुप थे एंड 12 हॉरिजेंटल रोज यानी कि 12 पीरियड्स थे। ओके, तो ये बातें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आगे बढ़ते हैं। ये मेंडलीव की पहली पीरियोडिक टेबल थी, जिसमें मैंने आपको कुछ गैप को लेकर बताया था। ये भी लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे। तो कुछ गैप थे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती थी, इसलिए देयर आर सर्टेन गैप्स। तो इन गैप को छोड़ दिया गया और मेंडलीव ने इन गैप के लिए इका वर्ड का यूज किया। इका, जैसे मेरे से आगे कोई पर्सन एक्स खड़ा है, ओके, तो उस पर्सन को मैंने बोल दिया, उस पर्सन के अभी अननोन है, पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, और उसके आगे कोई है, तो ये जो बीच में पर्सन एक्स है, इसको बोल दिया जाएगा इका आदित्य सर, है ना, तो मेरे आगे आने वाला। ओके, तो इसी तरीके से गैप छोड़ते गए, और जिसको मैंने ये भी इस तरीके से भी आपको बताया था कि इस तरीके से ये गैप देखा जा सकता है। ओके, तो इन गैप्स के लिए इका वर्ड का यूज किया गया, और यहां तक मैंने आपको कराया था, बता दिया था मैंने आपको, इका सिलिकन, जैसे सिलिकन के नीचे वाले एलिमेंट को, जिसको हम आज की डेट में जर्मेनियम बुलाते हैं, उस टाइम पे इका सिलिकन बोला गया क्योंकि गैप रखा गया था वहां पर। तो इका सिलिकन जर्मेनियम, इका एल्यूमिनियम गैलियम, इका बोरॉन स्कैंडियम, इका मैंगनीज टीसी। ओके, तो ये 4 एलिमेंट्स हैं। ज्यादातर अभी तक जो पूछे गए एलिमेंट्स हैं वो इका सिलिकन और इका एल्यूमिनियम है। इका बोरॉन और इका मैंगनीज नहीं पूछे गए हैं, तो ये आ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें भी नोट कर लीजिए जल्दी से। और इसको याद करने का ट्रिक क्या होगा, तो चलिए ट्रिक वाइज सीखते हैं इसको लर्न कैसे करेंगे, क्योंकि आप मिला दोगे इधर उधर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको बिल्कुल भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से रिलेट नहीं करना है। अगर उसके नीचे वाला एलिमेंट, जैसे सिलिकन के नीचे जर्मेनियम है, बोरॉन एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम है, अब बोरॉन के नीचे क्या है, एल्यूमिनियम है, तो यहां एल्यूमिनियम क्यों नहीं आया, ऐसा डाउट आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल आज की डेट में आप पढ़ रहे हो वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और अभी अभी ये जो इसकी बात कर रहा हूं, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये वाली टेबल देखी थी ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं। ओके, चलिए, तो इका बोरॉन स्कैंडियम, इका मैंगनीज एंड टीसी, ठीक है, उसको टीसी बोलते हैं। अब ये लर्निंग ट्रिक क्या है, तो लर्निंग ट्रिक है, सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक किया है। तो एक लड़की है, वो अपनी डिग्री का इंप्रेशन सीता गीता के ऊपर बता रही है, तो सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक किया है, तो ये इसका मतलब क्या होगा जरा समझते हैं। सीता यानी कि सिलिकन से याद रखिएगा,
और गीता यानी कि जर्मेनियम। सीता गीता से सिर्फ वर्ड को जोड़ने के लिए, लाइन को जोड़ने के लिए, ठीक है। अलग अलग, तो ये एल्यूमिनियम और अलग में, ओके, अलग में ये जी, गैलियम, गैलियम, ओके। अल का मतलब एल्यूमिनियम से आ रहा है और जी का मतलब गैलियम से। क्लियर हो रहा है? जी का मतलब गैलियम, ओके। बीएससी नहीं, एमटेक किया है, मतलब वो ग्रेजुएशन नहीं बल्कि देखो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एमटेक। अब ये केमिस्ट्री वाला एमटेक है, आपको एम टेक में TECH नहीं बल्कि TC लिख लेना, एमटेक। तो बीएससी, बी का मतलब ये तो बोरॉन से ही है, बोरॉन से ही है, और SC स्कैंडियम, ओके। बीएससी नहीं, एमटेक, एम का मतलब यहां MN से है, और TC टेक्नीशियम करके नाम होता है इसका, TC। तो सीता गीता से अलग बीएससी नहीं, एमटेक किया है, ओके। तो इस लर्निंग ट्रिक से आप याद रखिएगा। वर्क इज इन प्रोग्रेस, तो उस प्रोग्रेस को थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए और मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक अपना जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट जैसे भारी भरकम टॉपिक के बाद मैंने जस्ट ये स्टार्ट किया पीरियोडिक टेबल। थोड़ा सा टॉपिक भी हल्का रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाइज इतने नहीं रहेंगे जिससे आप अपने पीछे का बैकलॉग कंप्लीट कर सको। चलिए, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? लर्निंग ट्रिक में कोई डाउट? यहां तक समझ में आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पीरियोडिक टेबल इसी की बात कर रहे थे, ये हम लोगों ने पिछले टर्न पे भी पीरियोडिक टेबल देखा था। इसमें ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम ग्रुप हैं, SPDF ब्लॉक हैं, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं पहले भी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोजले पीरियोडिक लॉ, मोजलेस लॉ, बल्कि पीरियोडिक नहीं बोलना चाहिए, मोजले लॉ बोल देना चाहिए, ओके। पीरियोडिक लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मोजले का लॉ, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के बाद मोजले ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया, मोजले ने अपना लॉ दिया। पूरा नाम है हेनरी मोजले, ओके। तो हेनरी मोजले ने क्या किया, इन्होंने कई सारे एलिमेंट्स के ऊपर एक्सरे एक्सपेरिमेंट कर डाला, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक खास बात ऑब्जर्व की। इन्होंने उसमें यह फाइंड आउट किया कि द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे यूज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर Z। यानी कि जो भी मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज कर रहा हूं एक्सरे की, वो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, एटॉमिक नंबर, नॉट मास नंबर। यानी यहां से इनको यह एविडेंस मिला कि जितने भी पीछे वाले साइंटिस्टों के ये पीरियोडिक लॉ या लॉ गड़बड़ आते जा रहे हैं, वो इसलिए आते जा रहे हैं क्योंकि वो इसमें एटॉमिक मास का यूज कर रहे हैं, बजाय इसके कि अगर हम एटॉमिक नंबर का यूज करें तो हमें ज्यादा परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे, ओके। और जब इनका ये लॉ पब्लिश हुआ तब तक मेंडलीव जा चुके थे, तो मेंडलीव से इन्हें एप्रिसिएशन उस तरीके का नहीं मिल पाया, और ये अपना रिसर्च सबमिट करके नोबेल प्राइज पाने की कंडीशन में बहुत करीब करीब थे। अचानक ही इनके साथ एक दुर्घटना हो गई। टर्की के एक स्नाइपर ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी, और जिस वजह से इनका ये जो एक्सपेरिमेंट था, ऑब्जर्वेशन था, रिजल्ट था, ये काफी लेट सबमिट हुआ। अदरवाइज इनको भी जीते जी नोबेल प्राइज मिल जाता। तो चलिए देखते हैं हेनरी मोजले का लॉ क्या है,
जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसमें अगर मैं एटॉमिक मास हटाकर एटॉमिक नंबर का यूज कर दूं तो यही मोजले पीरियोडिक लॉ, और इसी को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। मोजले पीरियोडिक लॉ करके उसके आगे और करके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी लिख लीजिएगा। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक, एक मिनट ये गड़बड़ हुआ है यहां पर, यहां मोजले वाले में एटॉमिक मास नहीं होगा, यहां मोजले वाले में एटॉमिक नंबर होगा। ये काटिए इसको और यहां पर लिखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पूरा ही लिख देता हूं मैं। एटॉमिक नंबर, ओके, इसको कट कर दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने लॉ पर। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मोजले, ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में इनकी ये फोटो है, सॉरी लाइब्रेरी बोल दिया, केमिस्ट्री लैब है। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? तो ये ऑक्सफोर्ड की लैब में इनकी ये फोटो है, मुझे लगा ये भी आपको दिखाना चाहिए, शेयर करना चाहिए आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, यहां से प्योर कॉन्सेप्चुअल चीजें स्टार्ट हो गई। हालांकि थ्योरेटिकल फिर आएगा, बट ये टॉपिक पूरा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको सीखते हैं। आईयूपीएसी ने 100 से ज्यादा जो एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर थे, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, उस टाइम पे, यानी आज की डेट में तो सारे डिस्कवर हो गए, बट आज से कुछ साल पहले ये सब डिस्कवर्ड नहीं थे पूरे। तो जब डिस्कवर्ड ये नहीं थे, मैंने आपको बताया भी था, टिल 2015 हमारे पास 114 एलिमेंट ही थे। उससे पहले की बात करूं तो 1999 में 2 एलिमेंट न्यू डिस्कवर हुए। तो अगर मैं उसी 90s की बात करूं, 19वीं सेंचुरी की, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे गैप थे। अब वो खाली डब्बों की जगह आईयूपीएसी ने क्या किया कि यहां पर एटॉमिक नंबर जिनका मोर देन 100 है ना, उन एलिमेंट्स का ये नॉमेनक्लेचर करना चालू कर दिया। अब ये नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, अच्छा 100 ही क्यों, क्योंकि उससे पहले के डिस्कवर हो गए थे यार, है ना, तो 100 के आगे वालों के एटॉमिक नंबर का नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट किया। चलिए देखते हैं वो कैसे। क्या किया जा रहा है, 1 से लेके 9 तक, बल्कि मैं कहूंगा 0 से लेके 9 तक के कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता दिए गए कि भाई 0 का मतलब ये होता है, 1 का मतलब ये होता है, 2 का मतलब ये होता है। जैसे 0 को नील बोला गया, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, हेक्स, ठीक है ना, इस तरीके से पूरा चला आया। तो ये तो 0 से लेके 9 तक के कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता दिए गए। इसके बाद यहां पर कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक हो रहा है आज, फिर इसमें सफिक्स क्या यूज किया जा रहा है, IUM। तो सफिक्स IUM का यूज कर दिया गया। ओके, तो 0 से लेके 9 तक के जो नंबर है वो उनका नाम लिख देना है, उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख देना है, और आखिरी में नाम बनाने के लिए आखिरी में सफिक्स क्या लगा देना है, IUM। अब आप सोचेंगे IUM ही क्यों हुआ, नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ने IUM ही क्यों रखा। एक्चुअल में देखिए 100 से ज्यादा वाले जो एलिमेंट हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में डाउन द ग्रुप बॉटम पे हैं वो सारे, और जैसे जैसे आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी दे ऑल आर मेटल्स। और अगर वो मेटल्स हैं तो मेटल्स में तो सफिक्स लगता ही है ना, IUM। जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वैसे ही बनाने के लिए और वही मेटल की प्रॉपर्टी को बताने के लिए IUM वर्ड का यूज कर दिया गया। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं,
मुझे 104 के लिए नॉमेनक्लेचर करना है। तो 1 के लिए सिंबल होता है अन, 2 के लिए है बाई, सॉरी 2 के लिए बाई, हां लेकिन यहां 2 नहीं है, 0 है, निल, और 4 के लिए क्वाड। तो 1 के लिए अन लगता है, इसका पहला लेटर उठा लीजिए यू, ठीक है। और 0 के लिए निल लगता है, तो इसका पहला लेटर उठा लीजिए एन, तो यू एन। और क्वाड का क्यू का पहला लेटर ले लीजिएंगे, तो यू एन क्यू, और इस पूरे को जोड़ दीजिए और नाम में आखिरी में आई यू एम सफिक्स लगा दीजिए, तो नाम बन जाएगा अनिल क्वाडियम, अनिल क्वाडियम। ओके, क्लियर है। तो अब ये जो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हैं, इनके लिए मैं बता दूं आपको इनको क्या क्या कहते हैं और इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो वो आप और नोट कर लीजिए। तो 0 निल, सबका पहला पहला लेटर ही एब्रीवेशन बन जाएगा, सिंबल बन जाएगा। निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, और नॉन नहीं बनेगा, एन बनेगा। इसको बिल्कुल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो रूट वर्ड बनाया जाता है उससे लिंक मत कीजिएगा। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक सभी को क्लियर है? डिजिट, रूट, एब्रीविएशन यानी कि सिंबल, पहला पहला लेटर ही हमारा सिंबल बन जाएगा। बहुत इजी है, हाँ इजी है या नहीं है? बिल्कुल इजी है। चलिए 112 का करते हैं। 112 के लिए क्या हो जाएगा? अन, 1 के लिए अन, फिर 1 अन, अन अन बाई, और आखिरी में IUM, अन अन बाइयम, यानी इसका सिंबल क्या हो जाएगा? UUB, 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 अन अन बाइयम। ये पहला वाला ही लिख दिया गया है, ये UUB, यहां पर सही लिखा है, यहां पर गड़बड़ हुआ है। UUB इसका पूरा नाम है। ओके, अन अन बाइयम, UUB, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आप लोग लिख के दिखाइए। 118, 118 के लिए क्या होगा? एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 118। 118 के लिए क्या होगा बताइए? 118 में क्या करेंगे? तो 1 के लिए अन, अन, ओ के लिए ऑक्ट, तो ऐसे ही बना देते हैं। 1 के लिए अन, दूसरे वाले के लिए भी अन, इसके लिए ऑक्ट, और आखिरी में सफिक्स लग जाएगा IUM। तो पूरा नाम क्या हो गया? अन अन ऑक्टियम, अन अन ऑक्टियम। ओके, अन अन ऑक्टियम, क्लियर है? तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? U, पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद सब स्मॉल, UUO, अन अन ऑक्टियम। और इस नॉमेनक्लेचर से हम लोग जितने चाहें उतने बना सकते हैं। इवन जो आज की डेट में डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मुझसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ 118 ही है, 125 को क्या कहेंगे? 125, अन बाई पेंटियम, अन बाई पेंटियम, UBP, UBP, क्लियर हुआ? अन बाई पेंटियम। सभी को समझ में आया? UUO ऑक्टियम, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सही है, अन अन ऑक्टियम। तो अब आपको ये UUB, UUQ ये परेशान तो नहीं करेगा? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर टॉपिक पे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा चैप्टर नहीं हो पाया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा रहा था,
और उसके जस्ट बाद अपने को लाइव स्टार्ट करना पड़ गया, बहुत सारे बच्चे नए जुड़ गए, इस वजह से मूल कॉन्सेप्ट फिर स्टार्ट कर दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट होगा, बट अभी जो पीरियोडिक टेबल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर प्रॉब्लम आएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो पढ़ाया जाता है, ऑफबाउस प्रिंसिपल, वो सिर्फ अपन समझ लेते हैं यहां पर कि ऑफबाउस प्रिंसिपल क्या होता है। ओके, तो ऑफबाउस प्रिंसिपल क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्लास 10th तक हमें बोहर्स रूल के अकॉर्डिंग बताया जाता था इलेक्ट्रॉन फिल करना, 2 8 18 करके ऐसे ही फिल करते थे ना। जैसे 11 हो गया सोडियम का, है ना, तो क्या करते थे 2 8 1। जैसे कैल्शियम 20 हो गया तो कैसे करते थे 2 8 8, कितना हो गया 2 8 8, तो 18 हो गया, है ना। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन और, तो 2 8 8 आखिरी में 2। तो इसका रीजन पूछते थे कि आखिरी में 2 क्यों बताया, तो भाई 2 8 8 के बाद 18 आना था, लेकिन इतने तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जितने बचे वही लिख दो। बट 20 के बाद ये फंडा ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप 2 8 8 18 वाले से सही से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे। अगर कोशिश भी की तो भी कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बहुत सारी बातें नहीं बता पा रहा है, जो कि ऑफबाउस प्रिंसिपल से हमें पता चलती है। ऐसी कौन सी बातें हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर ही अगर अपने को यह पता चल जाए कि ये एलिमेंट किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, तो कितनी अच्छी चीज है। लेकिन ये जो 2 8 18 वाली बातें हैं, जो कि हम लोग को 10th तक पढ़ाई जाती थी, इससे हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि 10th तक अधूरा पढ़ाया जाता था। 10th तक की पिक्चर ये थी कि एटम है, एटम के अंदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक बात है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बिल्कुल सही, एग्री करता हूं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यहां तक भी बिल्कुल सही है। मैंने कब कहा कि ये गलत है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ये अधूरा है, क्योंकि हमें यह बताया गया कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में शेल्स होती हैं, शेल को ही ऑर्बिट कहते हैं, लाइक KLMNOP ये सब, और उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शेल के अंदर सब शेल होती हैं, जैसे KLMNOP शेल होती हैं, वैसे ही उसके अंदर SPDFGHIJ ये सब शेल होती हैं। इन सब शेल के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन घूमता है? नहीं। शेल के अंदर सब शेल होती है, SPDF। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। अच्छा, तो क्या ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है? बिल्कुल नहीं। शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमने की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। तो यह है सही स्टेटमेंट, जो आपको अब 11th 12th में पढ़ना है। ओके, यानी 11th में ही पढ़ना है, सिलेबस में ये 11th में ही चैप्टर है, तो 11th में ही पूरा पढ़ना है। हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो फिजिक्स में क्लास 12th में भी पढ़ाया जाता है, और सब वही पढ़ाया जाता है जो 11th में आप लोग यहां पर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, तो ऑफबाउ प्रिंसिपल और सीख लेते हैं, जिससे कि अपने को क्या फायदा होने वाला है। अपने को फायदा यह होने वाला है कि इसके बाद अपने को क्वेश्चन आएंगे, इस एटॉमिक नंबर का ग्रुप बताओ, पीरियड बताओ, ब्लॉक बताओ। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है तो बताओ इसका पीरियड क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। तो उसके लिए अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑफबाउस प्रिंसिपल। ऑफबाउ का मतलब ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफबाउ का मतलब है टू बिल्डअप, टू कंस्ट्रक्ट। किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डअप करना, उसको बोलते हैं ऑफबाउ। ओके, तो ऑफबाउस प्रिंसिपल क्या है?
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, वो बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। यानी जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें उसको इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। आप कई जगहों पर इसी ऑफ-बाउस प्रिंसिपल को ऐसे सुनोगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द शेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। तो कई जगहों पे तो शेल लगा देते हैं, ऑर्बिट लगा देते हैं। मैंने ऑर्बिटल लगाया क्योंकि अभी अभी आपको बताया ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, ऑर्बिट यानी कि शेल होता है, शेल के अंदर क्या होता है, सबशेल होता है, सबशेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। तो कुछ लोग इसको सेट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। सेट यानी कि ऑर्बिट एक क्या है, बड़ा सेट, और ऑर्बिटल क्या है, उसका एक सबसेट। तो मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर सबसेट को रिपोर्ट कर रहा हूं। ओके, ऑर्बिटल ही बोला जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो ऑर्बिटल के, यहां पर देखिए आप n+l लिखा, ये 1 नहीं है, n+l है। ये कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी लेवल कम है और किसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है? तो एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, और एक होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l। तो जिसकी n+l की वैल्यू, जिसकी n+l की वैल्यू छोटी होगी, उसी की एनर्जी लेवल कम होगा, उसी का एनर्जी लेवल, एनर्जी कम होगा, उसमें उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हम पहले भरेंगे। और जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब वो हायर एनर्जी को करस्पॉन्ड करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। यहां तक समझ में आया? चलिए इसी के साथ साथ मैं आपको n+l रूल भी बता रहा हूं। तो n+l रूल अगर पूछा जाए तो यही होता है, वो ऑर्बिटल जिसकी n+l वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं, और वो ऑर्बिटल जिसकी n+l वैल्यू हायर होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करते हैं। यानी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर n+l वैल्यू। तो n+l वैल्यू और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल एक ही है। आप इन दोनों को अलग अलग करके बोल सकते हो, लेकिन ये दोनों लगेंगे तो एक साथ, और नहीं लगेगा यानी अगर कोई फेल हुआ तो दोनों फेल होंगे। ओके, क्योंकि एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब n+l निकालना कैसे आता है ये भी सिखाऊंगा आपको इसी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में। ओके, तो n+l वैल्यू जिसकी छोटी होगी उसी में इलेक्ट्रॉन हम पहले भरेंगे। यहां तक आपको क्लियर है? अच्छा, किसी का डाउट आया कि अगर सर मान लीजिए दो ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम हो जाए तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अगर किन्हीं दो ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम हो जाए तब क्या करेंगे? है ना, तब क्या करेंगे? तो अभी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल आपको सिखा रहा हूं, थोड़ा सा तसल्ली रखिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि तब क्या करेंगे। चलिए, अभी तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में आप लोगों को एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में ऐसे ही बना लीजिए, और याद रखिएगा जैसे ये मैंने 1s और फिर 2s लिखा है, इसके बीच में गैप छोड़ रखा है, ऐसे ही आप भी अपनी कॉपी में गैप छोड़ते जाइएगा। यानी यहां पर भी मुझे थोड़ा मार्जिन चाहिए और यहां पर भी मुझे थोड़ा गैप चाहिए। इस तरीके से आप 1s 2s 3s 4s 5s 6s भरते जाइए। अच्छा, नीचे मैंने ऐसा पैटर्न क्यों लिया? नीचे आप कुछ भी कर सकते हैं, 7s 7p 7d 7f तक भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ऊपर ये काम मत कीजिएगा, नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ये काम मत कीजिएगा। क्यों मत कीजिएगा अभी बताता हूं आपको। ऐसा क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने 10th में इतनी बात तो पढ़ी होगी कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। अब मैंने आपको आधे से आधे अधूरे ज्ञान से पूरे ज्ञान पे ले आया। शेल के अंदर क्या होगा? सब शेल। ओके, तो जरा सोचिए, पहली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2।
पहली शेल के अंदर क्या होगा? सबशेल। कौन सी सबशेल होगी? एस। सबशेल कैसी होती है? एसपीडीएफ। क्यों पीडीएफ क्यों नहीं होगी? इसके लिए आपको यह याद कर लेना चाहिए कि इन सबशेल में मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस में 2 लिख लीजिए अलग से साइड में। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये याद हो गया? तो ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? देखिए, ऑर्बिटल का मतलब एक बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक घूमेगा क्लॉकवाइज तो दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसकी यहां कोई जरूरत नहीं है। सबशेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ये बात आपको याद रखनी, ये बात आपको सीख लेनी है। तो एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। ये मैक्सिमम है। अब मैंने कहा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बताइए एस में कितने ऑर्बिटल होंगे? ये भी तो आप जान गए ना साथ ही साथ ऑर्बिटल के बारे में। एस में कितने ऑर्बिटल होंगे? बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो एक ही ऑर्बिटल होगा। 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो कितने ऑर्बिटल होंगे? 5। मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो कितने ऑर्बिटल होंगे? 7। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इन सब के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे आए कैसे नहीं आए, क्वांटम नंबर में ये सारी बातें आपको बताऊंगा। ओके, फिलहाल उस टॉपिक पे आ जाते हैं जिससे हमारा पीरियोडिक टेबल वाला काम चल जाए पूरा। तो इसी तरह से पूरा बना लीजिए। अब मैं आपको n+l के बारे में भी चलिए बता देता हूं। ये जो आप नंबर देख रहे हो ना, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और एसपीडीएफ के लिए l की वैल्यू क्या होगी? हालांकि ये बात मैंने बताई थी, फिर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2 और f के लिए होती है 3। ये सब कहां से आया? ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब पढ़ाया था, जितने लोगों ने आप में से पढ़ा है उन्हें S और P के बारे में मैंने बताया भी था कैसे आता है। अभी यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, उससे पहले जितनी भी चीजें हम नहीं जानते हैं पहले उसको अच्छे से जान लें। तो इनको लेकर कुछ पूछना हो तो आप जल्दी से पूछ लीजिए। इनको लेकर अगर कोई डाउट है तो आप जल्दी से अपना डाउट जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि आगे स्मूथली लेक्चर रन किया जाए। सभी को क्लियर है? किसी एक को भी डाउट होगा तो मैं एक बच्चे को भी बताने के लिए तैयार हूं। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि बाकी सबको आ गया तो हमें भी आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। ओके, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? तो मैं n+l बता रहा था, तो बताइए इसकी n+l वैल्यू क्या होगी? 1+0 यानी 1 होगी। इसकी n+l वैल्यू क्या होगी? 2+0। इसकी 3, 4, 5, 6। चलिए यहां आते हैं। n+l वैल्यू 2+1, p के लिए 1 होता है, तो 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5, 5+1 6, 6+1 7। ऐसे हम सबशेल और ऑर्बिटल्स के लिए n+l वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, 3D 3+2 5। तो मुझे इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरना है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर n+l वैल्यू। ये बना लिया सबने? अब मैं ये सब इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है? आई होप सबने बना लिया होगा। तो मैं ये साइड वाला जितना मैंने एक्स्ट्रा लिया था, ये चीजों को मैं इरेज कर दे रहा हूं।
अब देखिए यहां पर कुछ लाइनें बनानी है अपने को डायगनली, तभी ये डायग्राम बन पाएगा। तो डायगनली कैसे बनाएंगे, जैसे 1s 2s में 3s को 2p से जोड़ते हुए एक लाइन ऐसे बना देंगे, फिर 4s 3p को जोड़ते हुए, फिर 5s 4p 3d को जोड़ते हुए एक लाइन ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी देखिए, ऐसे बना लीजिए। सभी लोग ऐसे बना लीजिए। अब बताइए यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ये लाइनों को इसी तरीके से बनाते जाइए। इन्हें ज्वाइन करना है अपने को इन लाइनों को ज्वाइन करना है। तो आप जल्दी से ये डायग्राम अपने नोटबुक में बना लीजिए ताकि अब मैं इनको ज्वाइन कर सकूं, जल्द से जल्द बनाते जाइए। आप जब तक बना रहे हैं तब तक मैं इस डायग्राम को थोड़ा और सजा लेता हूं। सबने बना लिया? हम सभी साथ साथ बनाएंगे तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या सबने बना लिया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यहां तक सभी लोगों ने अपनी कॉपी में ये सब बना लिया है तो मैं आगे बढ़ूं, आपको सिखाऊं कैसे ज्वाइन करना है। जितने लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो सीखें। जिनको आता है वो ये सोचें कि अगर दो ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम हो जाएगी तो क्या करेंगे, तो फिर किसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। डन सर, ओके। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इन्हें ज्वाइन कैसे करना है। इन्हें ज्वाइन करना है बैक साइड से, पीछे से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए 1s वाले को मैं ज्वाइन कर देता हूं ऐसे पीछे से, ओके। एरो बनाते जाइएगा ताकि आप रास्ता भूल ना जाएं। 1s के बाद किससे ज्वाइन कर दिया, बैक साइड से 2s से। अब 2s के बाद ऐसे पीछे से आ जाइए, यहां से ज्वाइन करना है। 3s आ गए, 2p 3s, फिर इसके बाद ऐसे बैक साइड से फिर आ जाइए और ऐसे ज्वाइन करते चले जाइए। दिख रहा है ना सभी को, बैक साइड से ज्वाइन करना है। देखिए फिर से देखिए, ये ऐसे ले गए और इसको पीछे बैक साइड से ज्वाइन कर दिया। क्लियर हुआ? एरो बनाते जाइए ताकि आपको रास्ता दिखाई दे कैसे कैसे जाना है, ओके। तो ये काम अब सब में कर लीजिए। ये जितना बोर्ड पे बना है इस डायग्राम की हेल्प से आप 100 और उससे ज्यादा तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बैक साइड से ज्वाइन करिए, बैक साइड से ज्वाइन कीजिए। कलर्ड पेन से बनाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा आपका। अगर नहीं है तो अभी स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दीजिएगा, समझते जाइए या रफली बना लीजिए और बाद में इसको बना लीजिएगा अच्छे से। जैसे मैंने पूरा सजाया हुआ ये बनाया है ऐसे आप भी अपने नोटबुक में बना दीजिएगा। नंदनी का आंसर आया, देन इट विल बी अकॉर्डिंग टू n। यस, बिल्कुल सही है। फिर अकॉर्डिंग टू n का मतलब पूरा पूरा स्टेटमेंट दे देते हैं,
कि जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। ओके, बन गया सभी का? चलिए देखते हैं। अभी आप सभी को मैंने बताया था s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, p में 6, d में 10 और f में 40। तो देखिए ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल अपना, अगर ये डायग्राम, ये स्कूल लेवल में भी आ सकता है, स्टेट ऑफ-बाउ प्रिंसिपल विद अ सुटेबल डायग्राम, तो ये आप वो डायग्राम बना देंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम। इसके नीचे लिख भी लीजिएगा एनर्जी लेवल डायग्राम। ये क्या है? ये है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, चलिए तो अब मैं आपको इसको पढ़ना सिखाता हूं। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो मैं 1s बोलूंगा तो आप सोचिएगा, आप बोलिएगा, आप बिल्कुल इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि आप ऑफलाइन बैठे हुए हैं। तो 1s का मतलब 1s2, 1s2 बोलेंगे। ओके, तो 1s2, 2s2, 2p6। ऐसा क्यों? क्योंकि p में मैक्सिमम 6 आते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, d में मैक्सिमम 10, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, f में मैक्सिमम 14, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, और ये 2, 6, 10, 14 ये सब क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो अब आप सोचिए, अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो 100 से ऊपर तक का कॉन्फ़िगरेशन आप इस मेथड से कर सकते हैं। ओके, जल्दी से नोट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं आप। अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ये कि स्कूल लेवल पे हमारे अगर क्वेश्चन आएगा या हमें यहां पर ही कोई क्वेश्चन करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो क्या हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इतना भारी भरकम डायग्राम बनाएंगे? जितनी देर में ये बनाएंगे उतनी देर में तो 5-6 कॉन्फ़िगरेशन कर डालेंगे। बिल्कुल, तो ये प्रॉब्लम तो है। अगर हमसे कोई सब्जेक्टिव लेवल पे पेपर लेता है और हमसे ये पूछता है कि भाई डायग्राम बना के दिखाओ, तब तो ठीक है, अपनी मेहनत काम आ रही है, डायग्राम बनाना आता है, डायग्राम बना रहे हैं। लेकिन ये पूछा ही नहीं गया, अपने को तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, वो भी 1, 2 या 3 का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में जितना टाइम लगेगा उससे ज्यादा टाइम तो लगेगा इसको बनाने में। देन हाउ टू सेव अवर टाइम? टाइम कैसे बचाएं? टाइम बचाना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको एक फोन नंबर बता रहा हूं, वो फोन नंबर नोट कर लीजिए। एक फोन नंबर बता रहा हूं, इसे आप ट्रिक बोल सकते हैं, बिल्कुल, ट्रिक टू लर्न ऑफ-बाउस प्रिंसिपल। तो फोन नंबर इंडिया का नहीं है, बाहर का है, ठीक है, उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। फोन नंबर क्या है? 122 334 345 456 456 756। फिर से रिपीट करते हैं, 122 334 345 456 456 756। अगर आप इतना भारी भरकम डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो आप ये फोन नंबर लर्न कर लीजिए, 122 334 345 456 456 756। मैंने पहले ही बताया इतना बड़ा मोबाइल नंबर तो ये बाहर का है, फॉरेन का है। चलिए, आप लोग समझ ही गए होंगे ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक को समझने के लिए सिर्फ 2 बातें मालूम होनी चाहिए। वो क्या? उसमें से एक बात, जो पहली बात है, वो मैंने आपको बता दी। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? अपने भेजे में अच्छे से फिट कर लो। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये तो हो गई पहली बात जो आपको बता दी थी पहले ही। अब दूसरी बात, ये ट्रिक, ये फोन नंबर लर्न करने के लिए ये कैसे पूरा बना होगा, वही ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, उसको समझाने के लिए आपको याद रखना है, जब भी कोई नया नंबर आएगा इनमें से,
यहां से स्टार्ट करूंगा, और जब भी कोई नया नंबर आएगा तो वो कहां से स्टार्ट होगा, एस से। और अगर वही नंबर रिपीट करेगा तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, अगर उसके पीछे देखोगे एस हो चुका है तो पी, पी हो चुका है तो डी, डी हो चुका है तो एफ। ओके, तैयार हैं? चलिए, 1 नया नंबर है तो 1s2, 1 नया नंबर है तो 1s2। ओके, 1s2 न्यू नंबर 1s2। 1s2 क्यों लिखा, 1 पहला नया नंबर है, s से स्टार्ट करेंगे और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। अच्छा, 2 नया नंबर है, 2s2। 2 फिर से देखिए रिपीट कर गया, अब ये नया नंबर नहीं है, पुराना नंबर है, तो s हो चुका है तो आगे क्या लिखेंगे, 2p6। 3 नया नंबर है, 3s2। 3 फिर से रिपीट कर गया तो s हो चुका है तो अब क्या आएगा, 3p6। 4 नया नंबर है, दिख रहा है ना सभी को, 4 नया नंबर है तो 4 की शुरुआत कहां से करेंगे, 4s2। ओके, 4s2। 3, अब 3 देखिए फिर से रिपीट कर गया, पुराना नंबर है तो कहां तक हो चुका है, s हो गया, p हो गया, तो अब क्या आएगा, d। 3d10। 4 पुराना नंबर है, 4s हो चुका है तो 4p6। 5 न्यू नंबर, 5 तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 5s2। ओके, 4 फिर से देखिए पुराना नंबर, 4 कहां तक हो चुका था, 4p6, तो अब अपने को क्या बोलना चाहिए, 4d10। 5 पुराना नंबर है तो अब बोलेंगे 5p6। 6 नया नंबर है तो बोलेंगे 6s2। 4 पुराना नंबर, 4 में d तक हो चुका था तो अब चलेंगे 4f14। 5 पुराना नंबर है, 5p6 हो गया है तो अब चलेंगे 5d10। 5p6 हो चुका है तो अब लगेगा 5d10। 6 नया है कि पुराना, पुराना नंबर है, 6s2 हो चुका है, 6s2 हो चुका है तो अब चलेगा 6p6। 7 नया नंबर है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 7s2। 5 पुराना नंबर है, पुराना नंबर है, 5d तक हो चुका है तो अब लगेगा 5f14। ओके, 6 ये भी पुराना नंबर है, 6p6 हो चुका है तो 6d10। 6d10 क्लियर हुआ? अब आप देखिए पीछे जो डायग्राम आप लोगों ने बनाया था, उस डायग्राम में ये वही चल रहा है, 122, 122, 334, 345, 456, 456, 756। मैंने कहा था आप नीचे फिल कर सकते हैं, तब क्या होगा, अरे फोन नंबर में 2-3 डिजिट और जोड़ दूंगा, ये लेकिन कब होगा, अब आज की डेट में तो 118 एलिमेंट हैं और इनसे 100 के ऊपर तक का हो भी जाता है, तो जैसे जैसे और एलिमेंट आएंगे और जोड़ देंगे, है ना। अगर 30-40 साल तक और पढ़ाया मैंने तो आगे के आपको फोन नंबर में नया आ जाएगा, ठीक है, तब तक आप लोग तो बिल्कुल सेट हो चुके होंगे। चलिए नोट कर लिया। हाँ, अब ये भी कहा था कि ये ऊपर वालों में नहीं जोड़िएगा, ऐसा क्यों, वो भी बता देता हूं। पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, एस में, तो पी में क्या गया, कुछ नहीं, यानी 1 में पी होता ही नहीं है, इसलिए 1p नहीं लिखा। सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसमें 8 में से 2 चले गए एस में, 2s2, बचे हुए 6 चले गए पी में, 2p6, अब बचा क्या, कुछ नहीं, तो 2d होता ही नहीं है तो लिखेंगे क्यों। तीसरी शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18, 2 चले गए एस में, 6 चले गए पी में, बचे हुए 10 चले गए डी में। अब बताइए 3f लिखूं कैसे। और वैसे भी एक बात याद रखिएगा, कभी भी n और l की वैल्यू सेम नहीं होती है। तो देखिए यहां 1 0 है, यहां 2 1 है, सोचिए अगर मैं यहां पर 1p लिख देता तो 1 1, n और l दोनों की वैल्यू सेम होती, ये कभी हो ही नहीं सकता, n और l की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती। ओके, नोट कर लिया। बताइए कोई डाउट है, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए।
इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये ऑफबाउस प्रिंसिपल हो गया, फोन नंबर भी देख लिया आप लोगों ने। अब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। चलिए, अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन लिखिए, अपने नोटबुक में क्वेश्चन लिखिए और जल्दी से मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ करके दिखाइए। कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से करने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूं। 1 to 5 है, आप कर ही सकते हैं, 5 कर दीजिए, 10 है टोटल, आगे के घर पे कीजिएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे कि 24 और 29। इस बारे में बहुत ज्यादा बातें तो नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ी बहुत बात करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मुझे, पहला मैं लिख के दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखा जाता है। 21 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना। अब कॉन्फ़िगरेशन में आपको फोन नंबर याद है ना, तो ये काम कर सकते हो। समय बचाने के लिए स्कूल लेवल पे जब एग्जाम हो तो आप अपने आंसर शीट में लास्ट में पहले से ही, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले से ही आप ये पूरा फोन नंबर लिख डालना, रफ वर्क करके, है ना, और पूरा नीचे लिख देना। बस ठीक है, अब आएगा तो देख लेंगे, और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। हमने अपना कौन सा कीमती टाइम बेकार किया है ना, जब तक हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिला तब तक हमने लिख डाला था। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये तो हो गया 20। अब इसके बाद आता था 3d10, लेकिन 10 थोड़ी ना लिख देंगे, 20 तक तो यहां तक हो चुका, थोड़ा बहुत मार्क भी किया करो। 4s2 का मतलब 20, 21 लिखना है तो 3d1, 4s2 3d1। ओके, बात थी कि अगर n प्लस एल वैल्यू सेम होगी तो क्या करेंगे, जरा देखिए। 2p और 3s दोनों को देखिए, इसकी n की वैल्यू 2 और इसकी n की वैल्यू 3। अच्छा, इन दोनों के l की वैल्यू, lp के लिए 1 होता है, s के लिए 0 होता है, तो बताइए n प्लस एल वैल्यू कितना आ गया, 3 3। सेम आ रहा है कि नहीं। ऐसे में किसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, जिसके n की वैल्यू कम हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये, यानी 2p6 में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, बाद में 3s में आता है। ये 3 3 था तो 3d पहले क्यों नहीं भरा, 4s बाद में क्यों भरा, यही रीजन है। 4s और 3d चेक कर लीजिए। 4s 4, s के लिए l की वैल्यू 0, n प्लस एल आया 4, 3d 3 2, n प्लस एल 5, किसकी n प्लस एल वैल्यू छोटी है, 4s की, तो इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे 4s में और बाद में भरेंगे 3d में। सभी को क्लियर हुआ। अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी चालू कर दिया, गुड। बाकी सब भी लिखते जाइए, स्टार वाले अभी मत लिखिए, इनको मैं बता रहा हूं, बाकी सब लिखते जाइए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, चलिए एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, फिर बताता हूं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप क्या कीजिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गया 20, 3d5 ये हो गया 25। क्लियर हुआ। 35 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। टाइम कैसे बचाएं, टाइम ऐसे बचाएं, 1s2 डॉट 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 4s2, ये लीजिए हो गया 20। अब इसके आगे जोड़ते हैं, 4s2 के बाद 3d10, ये हो गया 30। अब बताइए 3d10 के बाद क्या आता था, 122 334 345, यानी 4p। भूल जाएं तो ऐसे याद भी रखें, 4p कितने भरने हैं, 30 हो गया, 4p5, ऐसे करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं, हालांकि कुछ किताबों में ऐसे भी दिया जाता है, ऐसे भी करते हैं, और देखिए
एक तरीका और है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं AR, अर्गन। अर्गन का मतलब 18, एटॉमिक नंबर 18 तक हो गया। AR 4s2 3d10 4p5, बिल्कुल 4p5। तो ये भी तरीका है, कोई भी फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सही है। ये सारे ही मेथड सही है, आप कोई भी लगा लेते हैं जिससे आपको आसानी पड़े, जो आपके लिए इजी हो। मुझे अर्गन वर्गन याद नहीं रहता है, जब आता है पर्टिकुलर तभी याद रखता हूं, या लिखना होता है तभी ऐसे लिखता हूं, अदरवाइज मैं ज्यादातर ऐसे लिखता हूं 1s2 ... 4s2, कितना हो गया? 20 हो गया। अगर कोई 30 के ऊपर का पूछता है 1s2 ... 3d10, सीधा 30 पहले ही गिन डाला। ओके, चलिए देखिए 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया, और 24 है तो 3d4। लेकिन होता क्या है यहां पर, क्यों एक्सेप्शनल केस है? एक्चुअल में 4s2 3d4 आ रहा है, d में 4 है। इसका एक्चुअल रीजन, रियल रीजन मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताऊंगा, जब ये पूरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे, जब फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए एक सिंपल सा रीजन तैयार कर लेते हैं जो कि हमारे स्कूल लेवल पे काम आ जाएगा, जो कि हमसे कोई भी पूछेगा तो ज्यादातर 99% लोग यही जानना चाहेंगे कि हमें ये आता है कि नहीं आता है। तो वो सिंपल सा रीजन है कि 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 3D में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है और 3D में मैक्सिमम D में कितने आ सकते हैं? 10। तो 10 का आधा 5, यानी 5 आ जाए तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फुल फिल्ड, उसके बाद हाफ फिल्ड, फिर पार्शियली फिल्ड। ये कॉन्सेप्ट D में ही लगता है। क्यों लगता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बिल्कुल एंड पढ़ा रहा हूंगा तो उसी लेक्चर में ही इन सारी बातों का रीजन है। ओके, तो इसको जरा करेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि ये तो मैंने आपको पहले ही लिख के दिया था कि ये एक्सेप्शन है, ये ऐसे करोगे तो ये जनरल रूल से करोगे, है ना। तो इसमें सही क्या हो जाना चाहिए, इसका करेक्शन होना चाहिए कि यहां 1 होना चाहिए और यहां 5 होना चाहिए। 4s1 3d5, नाउ इट इज हाफ फिल्ड स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन। ओके, 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, अब देखिए थोड़ा जल्दी करते हैं भाई। 4s2 20 3d9, ये तो जनरल तरीके से कर दिया, यानी गलत किया, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन गलत किया। तो सही कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सही कॉन्फ़िगरेशन ये होता कि जब हाफ फिल्ड में आपने एक इलेक्ट्रॉन s से निकाल के d में रख दिया तो फुलफिल्ड होने जा रहा है अब तो, यानी आपको यहां 4s1 3d10 करना चाहिए, यानी 1s2 ... 4s1 3d10। ओके, ऐसे करना है। यहां तक किसी को कोई डाउट? युक्ता का डाउट है सर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहां से पढ़ाएंगे? युक्ता, जिस तरह से मेरे पास टाइम होगा मैं उस तरीके से पूरी कोशिश करूंगा। मेरा प्राइम टारगेट रहेगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊं, ताकि सारे बच्चे जिनको एक बार रिवाइज करना है वो रिवाइज भी कर लें, और जितने न्यू स्टूडेंट अपने साथ जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल फ्रेश पहले तरीके से पढ़ लें। अदरवाइज आपको अगर मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दूंगा तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं। अगर उस तरीके से अगर मैं आपको वो काम भी करके दूंगा तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट मैंने बताया ना, क्योंकि 11th में नंबर ऑफ चैप्टर्स 12th के रिस्पेक्ट में ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है और बच्चों को समझाना ज्यादा होता है। सबसे आसान होता है 12th पास आउट पढ़ाना, फिर 12th पढ़ाना, और सबसे कठिन काम होता है, दुनिया का सबसे कठिन काम मेरे को यही लगता है 11th क्लास को पढ़ाना, क्योंकि उसमें एक शब्द भी ऊपर नीचे ज्यादा कम नहीं बोला जा सकता, बिल्कुल नपा तुला बोलना पड़ता है। आप लोग की क्लास में आकर जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे बहुत सोच समझ के बोलना होता है, कहीं से भी मेरे मुंह से कहीं से भी गलती से भी ऐसा वर्ड ना निकल जाए जो आगे के चैप्टर से रिलेट करता हो, अदरवाइज उस
लेटर को, उस वर्ड को समझाने के लिए 10-15 मिनट चले जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा पूरी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊं, ओके, बट इसका कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा अभी से। चलिए, यहां तक सबको समझ में आया? ये आपके होमवर्क के लिए है कुछ क्वेश्चन, इसमें और बड़े बड़े हैं तो क्या दिक्कत है? अब तो आपको सिखा दिया मैंने 100 तक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ओके। ये भी एक्सेप्शन है, कॉपर वाली जो फैमिली है ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड, वो पूरा, उस पूरे में यही है। D9 आता है, S2 आता है, तो S1 कर देना है और D10 कर देना है, ओके। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। इसको कंप्लीट करिएगा और अगले टर्न पे बताइएगा भी, ओके, क्या आंसर आ रहा है। लास्ट के 2 लेटर जरूर लिखिएगा, S और D के बारे में, S या P के बारे में, जो भी आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग। अब अपने मेन सवाल पे आ जाते हैं, जिसके लिए मैंने आपको आफबाउस प्रिंसिपल पढ़ाया। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दे दिया जाए कि भाई इसका एटॉमिक नंबर ये होता है, एक एलिमेंट है 50, इसका बताओ पीरियड क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, ऐसे सवाल आ जाएंगे। तो अब ऐसे सवालों को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है और कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे, ओके। सो हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक इन द फॉलोइंग, तो कैसे डिटरमिन करें, चलिए देखते हैं। तो इसके मैंने 2 केस बनाए हैं। पहला केस कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, ये तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छी चीज है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया, अरे भाई फिर तो क्या कहना है, फिर तो बहुत ही आसान है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे दिया हुआ है तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मुझे तो सिर्फ क्या देखना है, कैसे ग्रुप निकालना है, पीरियड निकालना है, ब्लॉक निकालना है, ये चीजें मुझे समझ लेनी है, तो मैं आसानी के साथ लिख दूंगा। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया होगा तो मुझे करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आना पड़ेगा उस पर, ओके। तो अभी पहले केस की बात करते हैं। इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन देन पीरियड कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त जो सबसे बड़ा नंबर दिख जाए 1 2 3 4 5 6 में, वही पीरियड होता है। पीरियड को ही शेल भी बोलेंगे और ऑर्बिट भी बोलेंगे, ये सब वही हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, 7 पीरियड्स तक, तो ये 7 शेल के बारे में बोल रहे हो, KLMNOPQRST, ये सब बोल रहे हो आप, ओके। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पीरियड कौन सा है? तो पीरियड फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वही पीरियड कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्लॉक कैसे डिफाइन करते हैं? सबशेल विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी बार इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में आपने भरा है वही सबशेल आपका ब्लॉक कहलाएगा। जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, सोडियम, हम सब जानते हैं कहां है, फिर भी ये अप्लाई करके देखते हैं। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, बताइए हाईएस्ट नंबर क्या आया? 3, तो पीरियड क्या हो गया? थर्ड। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में आपने रखा है? s, तो ब्लॉक हो गया s, 3s। अब ग्रुप की बात करते हैं, तो ग्रुप में ही थोड़ा झंझट है, ग्रुप को ही समझना है कि ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पीरियड और ब्लॉक आइडेंटिफाई करना तो बहुत आसान है, ठीक है ना। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करस्पॉन्ड टू पीरियड एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन, द सबशेल विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड टू ब्लॉक। द नेक्स्ट वन इज ग्रुप। सो देखिए ग्रुप क्या है, पूरे पीरियोडिक टेबल को चार ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, SPDF, और पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप हैं 18 ग्रुप्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स, उसी में बताना है। चलिए ठीक है, बताते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप को ब्लॉक वाइज कैटेगरी करके समझाते हैं
तो ब्लॉक वाइज कैटेगरी करके कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक ले लेते हैं। एस ब्लॉक में मुझे कैसे पता चलेगा कि एस ब्लॉक में कौन सा ग्रुप है? तो देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक में सिर्फ दो ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को एल्कली मेटल कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, और ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ग्रुप 1 2 लेंगे, और उससे पहले की अगर बात करें तो आप इसको फर्स्ट ए रोमन लेटर्स में और इसको सेकंड ए भी बोल सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसा आया है, अगर दोनों आए तो दोनों पर टिक लगा देना, बोथ ऑफ दीज, है ना। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2, जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS1 लिखा हो, इसका मतलब वो ग्रुप 1 को बिलोंग करेगा, एल्कली मेटल को। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS2 लिखा हो, इसका मतलब वो सेकंड ग्रुप को बिलोंग करेगा, सेकंड ए एल्कलाइन अर्थ मेटल को। तो एस ब्लॉक में ये पहचानना तो बहुत ही आसान है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सोडियम में क्या आया 3s1, मतलब ग्रुप कौन सा हो गया? फर्स्ट ग्रुप। कौन सा? फर्स्ट ए या फर्स्ट ग्रुप। ओके, क्लियर हुआ? चलिए इसी तरीके से जानते हैं कि पी ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पी ब्लॉक में ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे पी ब्लॉक में हम ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए, पी ब्लॉक के लिए अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ये फॉर्मूला हो गया। आप जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो P में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये आप देख रहे होंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन आए उसमें 12 और जोड़ दीजिएगा, ग्रुप आ जाएगा। कौन से लॉजिक से ये मैं 12 जुड़वा रहा हूं? ऐसा नहीं है कि कोई पंडित जी कल मेरे को बोल गए थे सपने में कि बेटा 12 जाके वहां बताना है, ऐसा नहीं है। सारी चीजें लॉजिकल है, आपको भी समझ में आएंगी, हवा हवाई कोई बात नहीं चलेगी। एक और तरीका है, वो भी समझ लीजिए, फिर एक साथ बताता हूं। या तो आप 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस, बल्कि यहां शेल ना करें, सब शेल करें तो ज्यादा अच्छा है, इसको सही से लिखते हैं सब शेल। अगर शेल लिखना है तो आप लिखिए 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। टेन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल या 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सबशेल। जैसे इसको एक एग्जांपल से चलिए मैं समझाता हूं। मान लीजिए मुझे क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका ग्रुप पीरियड ब्लॉक बताना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो Cl का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ये कितना हो गया 10 2 12 और 3p5। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, तो पीरियड इसका हो गया, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया, n की वैल्यू, लेकिन मुझे लिखना है पीरियड, तो ये पीरियड हो गया 3। ब्लॉक किस ब्लॉक का एलिमेंट है? आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया? P में, तो ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। अब बात करते हैं ग्रुप की, कि इसका ग्रुप क्या होगा। तो इसका ग्रुप क्या होगा, अगर मैं 12 लेता हूं तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सबशेल,
देखिए वैलेंस शेल है थर्ड शेल, वैलेंस शेल का मतलब थर्ड शेल, आखिरी वाली शेल वैलेंस शेल थर्ड शेल, और वैलेंस सबशेल का मतलब है सिर्फ ये 3p5। तो अगर मैं वैलेंस सबशेल के हिसाब से चल रहा हूं तो 12 + 5 यानी कि ग्रुप नंबर 17 हैलोजन फैमिली। और अगर मैं 10 के हिसाब से चल रहा हूं, वैलेंस शेल के हिसाब से चल रहा हूं, तो 10 प्लस वैलेंस शेल यानी तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 और 5 कितने हो गए 7। आंसर सेम आएगा, पिछले साल भी सेम आया था इसलिए इस साल भी सेम आएगा, है ना। जो फैक्ट हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं वो बदलने वाले नहीं है, वो सेम आएगा। ओके, सही बात है, पिछले साल भी यही आया था तो इस साल भी यही आएगा। क्लियर हुआ पी ब्लॉक। अब ये 10 या 12 ये कहां से आ रहा है, चलिए पीरियोडिक टेबल पे चलिए, पीरियोडिक टेबल को समझना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल पे चलना पड़ेगा। देखिए ये 2 ग्रुप हो गए एस ब्लॉक के और ये 10 ग्रुप हो गए पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के। तो 10 ग्रुप हो गए डी के और 2 हो गए एस के। 2 और 10 कितना हो गया 12। 12 ग्रुप को क्रॉस करने के बाद आप आ जाते हैं पी ब्लॉक में, इसलिए मैंने करवाया 12। ओके, समझ आया। फिर ये 10 वाला क्या फंडा है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन में दिया था शेल के लिए, तो जो आप यहां पर फिल करना चालू कर रहे हैं वो आप देखिए 4th पीरियड में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पीरियड में आप 3D में स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन फिल करना। ओके, यानी कि अगर मुझे, जैसे मैंने आपसे क्लोरीन वाला सवाल पूछा था, तो क्लोरीन के लिए पूछा था तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सबशेल, तो 12 का मतलब तो यहां तक हो गया, और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सबशेल तो 1। अगर 3p1 आता तो ये 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, तो 5 और जोड़ दिए। और 10 + 7 कैसे कराया, क्योंकि देखिए थर्ड शेल में ये 2 हैं और थर्ड शेल में ये 5 हैं, तो 10 प्लस थर्ड शेल में, वैलेंस शेल में कितने हैं, तो क्या यहां पर भी कोई लफड़ा होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 प्लस आप करेंगे तो देखिए 4th पीरियड में 4s1 4s2 ये है, ये तो 3D वाली लाइन है, तो 4s 4p, 4s वाली वो लाइन 4s1 4s2 और 4p से यहां से स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाले 10 कहां जाएंगे 3D में। तो अब इन्हीं को बताने लगा कि 10 प्लस और फिर ऐसे जोड़ते जाना। क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को, होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए डी ब्लॉक में कैसे निकालते हैं, डी ब्लॉक में ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं डी ब्लॉक के लिए। तो देखिए डी ब्लॉक के लिए आपको ग्रुप अगर फाइंड आउट करना है तो डी ब्लॉक के लिए आपको ग्रुप कैसे फाइंड आउट करने को मिलेगा। डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, थर्ड ग्रुप से, थर्ड ग्रुप से, और कहां पर खत्म होता है 12th ग्रुप में। रोमन लेटर्स की बात करूं तो फर्स्ट ए सेकेंड ए के बाद थर्ड बी से स्टार्ट हो जाता है डी ब्लॉक, थर्ड बी से लेकर सेकेंड बी तक। मैं डी ब्लॉक को पहले थोड़ा सा बता ही देता हूं। तो ये हमारा डी ब्लॉक में थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6 बी, 7 बी, याद रखिएगा 8th ग्रुप को डिवाइड नहीं किया गया है, ना ए में ना बी में, फिर फर्स्ट बी, फिर सेकेंड बी। अगर इन पे नंबर लिखूं तो ये ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, इसके अंदर 3 कॉलम 8, 9, 10, 11 एंड 12 ऐसे होता है। ये है अपना पूरा डी ब्लॉक। तो ग्रुप निकालने के लिए आपको लिखना होगा
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब भी कभी डी ब्लॉक वाले का करेंगे तो ऐसा आएगा, ns में जितने इलेक्ट्रॉन हो वो सपोज x से हैं, और n-1d में जितने इलेक्ट्रॉन हो सपोज y है, देन द ग्रुप इज इक्वल टू x प्लस y, ऐसे निकालेंगे। यानी कि आउटर मोस्ट शेल, जिसे वैलेंस शेल कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, अल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, सबसे बाहर वाली शेल के बहुत सारे नाम हैं, ये सब सिनोनिम्स थे। आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, अल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो प्लस ns में, वैलेंस शेल के s में, ठीक है, और पेनल्टीमेट जस्ट उसके एक अंदर वाली शेल, पेनल्टीमेट n-1d में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो जोड़ दोगे तो आ जाएगा ग्रुप। ओके, ये ns में कितना आएगा 2, ns2, और n-1d में फिर आगे बढ़ता जाएगा डी ब्लॉक में ग्रुप। ये s में 2 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले s ब्लॉक में s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और s1 का मतलब एल्कली मेटल ग्रुप 1 होता है, और s2 का मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 होता है। ओके, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को पार करते हुए तभी तो आप बढ़ेंगे डी ब्लॉक में, तो आपको ये जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग डी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। तो डी ब्लॉक के लिए ns में जितने इलेक्ट्रॉन हैं प्लस n-1d में जितने इलेक्ट्रॉन हैं। नहीं समझ में आया 10 और 12 वाला? कौन सा युक्ता प्रॉब्लम कर रहा है पीछे? ये मैंने अब तो आपको क्लियर कर दिया, ये 10 और 12 वाला। ये बेटा 12 क्या है? 12 आपने 12 ग्रुप और ऐड किए हैं। आप पी ब्लॉक पे कब जाओगे? जब आप स्टार्टिंग से एस ब्लॉक क्रॉस करोगे, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप क्रॉस करोगे, और डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप होते हैं, उनको क्रॉस करोगे। तो 10 डी के हो गए और 2 एस के हो गए, टोटल हो गए 12। इन 12 ग्रुप को क्रॉस करने के बाद आप पी ब्लॉक पे आओगे। तो 12 ग्रुप को क्रॉस करने के बाद आप पी ब्लॉक में आओगे। इसलिए यहां पर इसको समझने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला टाइप का बना दिया, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सब शेल। ये सब शेल याद रखना, पी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको लिखना है यहां, और उसमें 12 जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए कि बोरॉन फैमिली से कोई एलिमेंट आया, ओके, अब उसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हर बार आएगा पी में 1, पी में 1 आएगा, तो उसमें 12 और जोड़ दीजिए, तो ग्रुप क्या हो गया? 13। बोरॉन फैमिली इज ग्रुप 13। मान लीजिए मुझे नाइट्रोजन फैमिली के ग्रुप को पहचानना है। नाइट्रोजन फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी करेंगे, मैं नाइट्रोजन फैमिली बोल रहा हूं, नाइट्रोजन नहीं बोल रहा। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सब आता है। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आखिरी में आएगा P3, NH2 NP3। जैसे नाइट्रोजन का करके देखिए, 1s2 2s2 2p3, 2s2 2p3। ओके, तो 2s2 2p3, तो बताइए 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 3। अब 12 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 15। तो ग्रुप क्या सा हो गया? 15। लेकिन मुझे तो 10 वाला सीखना है, तो 10 वाला सीखना है तो बताइए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के? 1s2 2s2 2p3, तो 2s और 2p, 2s2 2p3 कितने हो गए? 5 और साथ में ले लेंगे 10, तो कितना हो गया? 15। चाहे 12 3 15 करो, चाहे 10 और 5। एक कोई तरीका, इन दोनों में से दोनों मत सीखो, कोई एक याद रखो। वैसे ज्यादा आसान पड़ेगा आपको ये वाला कि पी में जितने इलेक्ट्रॉन आए वो प्लस 12, ये जोड़ देना है बस, नीचे वाला भूल जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ? डी ब्लॉक के लिए कोई एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल दे देता हूं डी ब्लॉक के लिए एग्जाम्पल। मान लीजिए मेरे पास 25 नाम का एलिमेंट है जिसे हम Mn बोलते हैं, मैंगनीज। इसका कॉन्फ़िगरेशन
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। तो देखिए यहां मैंने क्या लिखा है कि आखिरी में ns में कितना आया, तो ns ये रहा ns, 4s है कि नहीं, और n-1d यानी कि 3d, n-1d पेनल्टी मेड शेल। तो s में 2 और d में 5, तो 2 और 5 कितना हो गया, ग्रुप नंबर 7। अब देखिए ग्रुप नंबर 7 कहां होगा, यहां। अगर आपको रोमन लेटर में लिखना है तो ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, 3 4 5 6 ये तो पता ही है आपको, साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कहां से स्टार्ट होता है, 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी। तो इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 7, और 7 को मैं क्या बोल दूंगा, 7b। अच्छा, जब तक 7 तक आ रहा है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। समस्या कहां चालू होगी, 8 के बाद। 8 आया 8th ग्रुप, बी ना बोलिएगा। 9 आया तो भी आप 8th ग्रुप बोलोगे, यूपीएससी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप 9 बोलोगे, लेकिन अगर रोमन लेटर में पूछा जाएगा तो आप 8 बोलोगे। 10 इलेक्ट्रॉन आते तो आप क्या बोलते, तब भी 8th ग्रुप बोलते, 8 रोमन लेटर में 8, वैसे आप डिजिट वाइज बोलते 10। ओके, आई होप आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। डी ब्लॉक का एग्जाम्पल समझ में आया सभी को, बस क्लास ओवर ही कर रहा हूं। एक लास्ट बचा एफ, उसको और कंप्लीट कर देता हूं, खत्म करते हैं लेक्चर। तो एफ ब्लॉक कैसे निकालते हैं, सबसे आसान एफ ब्लॉक है। आप लोग डर भी रहे होगे कि यार डी में इतना बताया, एफ में पता नहीं क्या बताएंगे। एफ में कुछ नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि देखिए एफ ब्लॉक कहां होता है पहले वो समझ लीजिए। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। कल संडे है, वैसे भी आपको भी देर तक सोना है, मुझे भी देर तक सोना है, इसलिए आज थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं। लेंथेनाइड सीरीज, एटॉमिक नंबर 51 से 71 तक बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। और ये लेंथेनाइड सीरीज में पीरियड कौन सा होगा, ब्लॉक कौन सा होगा, और ग्रुप कौन सा होगा। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड सीरीज वाले के लिए ब्लॉक और ग्रुप निकालना, मैं आपको पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप तीनों बता देता हूं यहीं पर। तो देखिए 6th पीरियड में आती है लेंथेनाइड सीरीज, इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं करने से 2 लाइनें समझनी है। इवन अगर आपसे कोई इस एटॉमिक नंबर से इस एटॉमिक नंबर के बीच में पूछे, याद रखिएगा अच्छे से, 58 से 71 क्या होता है एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट। एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट का पीरियड, लेंथेनाइड सीरीज है तो P6 पीरियड हो गया 6, ब्लॉक ये तो लिखा ही हुआ है एफ ब्लॉक। और ग्रुप कौन सा होगा, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि ग्रुप कौन सा होगा। ब्लॉक तो एफ हो गया, ग्रुप कौन सा होगा। तो देखिए इनका ग्रुप होगा, क्योंकि ये लेंथेनाइड को फॉलो करते हैं, और पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड कहां पर है। पीरियोडिक टेबल ओपन करिए, देखिए स्कैंडियम के नीचे यट्रियम, यट्रियम के नीचे लेंथेनाइड, लेंथेनाइड के नीचे एक्टेनाइड। तो लेंथेनाइड को फॉलो करते हैं, और लेंथेनाइड का ग्रुप कौन सा है, डी ब्लॉक वाला। डी में पहला वाला ग्रुप कौन सा होता है, 3rd ग्रुप, यानी 3rd बी। तो इनको भी वही ग्रुप दिया गया है, 3rd ग्रुप, या फिर रोमन लेटर में बात करूं तो 3rd बी। अगर एटॉमिक नंबर 58 से 71 आता है तो पीरियड 6, ब्लॉक एफ, ग्रुप 3। और अगर एटॉमिक नंबर 90 एक्टेनाइड का होता है 89, उसके आगे वाले 90 से लेकर 14 एलिमेंट और जोड़ दीजिए इसमें, तो 103 तक, ये होते हैं सभी एक्टेनाइड सीरीज वाले एलिमेंट। एक्टेनाइड सीरीज वाले एलिमेंट, इसमें क्या होगा, एक पीरियड और नीचे, नीचे एक और शेल बढ़ गई, तो पीरियड सिर्फ चेंज होगा 7, ब्लॉक हो जाएगा वही पुराना एफ ब्लॉक, वो थोड़ी ना बदलेगा, और ग्रुप भी नहीं बदलेगा। ग्रुप क्या हो जाएगा, 3 या फिर 3rd बी। यानी कितना आसान है कि अगर एटॉमिक नंबर इससे इसके बीच में या इससे इसके बीच में आता है तो ब्लॉक एफ ब्लॉक, ग्रुप 3rd ग्रुप, 3rd बी ग्रुप,
फिक्स है। लेंथेनाइड सीरीज का होगा तो पीरियड 6, एक्टेनाइड सीरीज का होगा तो पीरियड 7। बिल्कुल सिंपल। किसी को कोई डाउट? यहां तक कुछ पूछना है? अच्छा, आपका एक डाउट है कि हमने इसमें NS क्यों लिखा और N-1D क्यों लिखा जबकि S और D यूज में नहीं है। बेटा देखिए, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त आपको यह समझ में आ जाए कि ये N और N-1 किस में है, NS है, N-1D है, ये इसलिए मैंने लिखा, क्लियरली समझ में आ जाने के लिए, आपके माइंड को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए मैंने पूरा लिखा है। ओके, तो ये था हमारा F ब्लॉक, SPDF ब्लॉक, ये सारे कंप्लीट हो गए। जल्दी से आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। डिटरमिन द पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप इन द फॉलोइंग। ये टेबल है और ये टेबल आपको फिल करनी है। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, जो कि हम लोग केस 1 में लेकर ही आ रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए मिलेंगे, अपने को सिर्फ बताना होगा पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। जैसे पहले वाले का मैं लिख देता हूं, बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से आपको ये पूरी टेबल फिल करनी है। तो हाईएस्ट नंबर क्या हो गया? 2, तो पीरियड हो गया 2। आखिरी बार इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी सबशेल में, तो ब्लॉक हो गया पी। और ग्रुप, तो ग्रुप की बात करें तो 12 और 1 के हिसाब से 13, और अगर कोई 10 से सॉल्व करना चाहता है तो 10 प्लस आउटर मोस्ट शेल यानी सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 10 और 3 13 यानी 13 उसके अकॉर्डिंगली। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है पूरा। ये ज़ीनॉन एक दे दिया है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद लिखना पड़ेगा, जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब आ जाएगा। ओके, तो इसको होमवर्क में, एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ये पूरी टेबल आपको फिल करनी है। यहां तक क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश किया जाए, ऑलरेडी आपको ज्यादा पढ़ा दिया है। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।